आधुनिक भारत का इतिहास मुख्य रूप से अंग्रेजी शासनकाल के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इस दौरान यूरोपीय विश्व से भारत आए अंग्रेज अपने साथ केवल सेनाएं ही लेकर नहीं आए, बल्कि वे वहां की सभ्यता और संस्कृति भी लेके आए, जिसको उन्होंने भारतीय संस्कृति में शामिल करने का पूर्ण प्रयास किया। आज की यह वीडियो हमारी आधुनिक भारतीय सभ्यता से संबंधित है, जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग भवनों का निर्माण किया और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आज की क्लास की हाइलाइट्स क्या हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग के सामने मैंने रखे हुए हैं, जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो क्या बात करनी है कि किस प्रकार भारत में इंडो गोथिक वास्तुकला का विकास हुआ। इस दौरान मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वास्तव में इंडो गोथिक वास्तुकला किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, ये बात भी आपको बताई जाएगी। मैं हमेशा ही इन बातों पर फोकस करता हूं कि यह जरूरी है आप इन सभी विशेषताओं को समझें, आप जाने कि वास्तव में उसका अभिप्राय क्या है, वह शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ये सभी चीजें सबसे पहले जान लेना जरूरी है। इससे हमारा एक बेस बिल्ट हो जाता है, जिसके बाद हम चीजें इजीली समझ पाते हैं। आगे क्या कहना है कि इंडो गोथिक शैली की विशेषताएं क्या है। हर एक शैली अपने साथ कुछ विशेषताएं लेके चलती हैं। पिछले वीडियोस में हमने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को समझा था, तो उसकी कुछ खास विशेषताएं थी। अब इंडो गोथिक वास्तुकला पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं अवश्य ही होंगी, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब एक बात और खास है कि बहुत सारे लोग इन वीडियोस में फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, आप फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये प्री में खास तौर पे काम आएगा। अभी आप लोग को मेंस के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक। तो इसीलिए महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब जब हम ये सभी चीजें जान लेंगे तो सीधा चलेंगे हम उत्तर प्रदेश की ओर, फिर फोकस हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पर और देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गौथिक स्थापत्य का विकास हुआ, अलग अलग भवन यहां पर बनाए गए। तो ये जो कार्यवाही रहेगी हम लोग की, यह कहां रहेगी, हम लोग 3 जो मुख्य जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे फोकस रहेंगे, जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी। ये 3 मुख्य स्थान हैं जहां पर इंडो गोथिक शैली के अलग अलग भवन देखे जाते हैं। तो इन्हें आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना रहेगा। और ये सभी चीजें पढ़ने के बाद यह भी जरूरी है कि हम लोग जाने कि उत्तर प्रदेश सरकार वास्तुकला के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं, ठीक है। जरूरी है ये चीजें समझना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो बहुत ज्यादा व्यापक है, चीजें बहुत ज्यादा समाहित है वहां पर। तो इसीलिए उसका संरक्षण जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि वास्तव में भारतीय कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितना ज्यादा पुराना है और उसके क्या खास पहलू हैं। बात क्लियर है। तो सरकार संरक्षण के प्रयास कर रही है, तो किस प्रकार कर रही है ये हम सबसे अंत में जानेंगे। और ये जो आपके सामने स्थिति है ना, जो आखिरी बुलेट है, ये अपने आप में एक अलग प्रश्न बनाता है। किस प्रकार का प्रश्न बनाता है, चलिए समझते हैं कि इस वीडियो से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न जो रहेगा वो आधुनिक वास्तुकला से संबंधित है। वहीं दूसरा जो प्रश्न है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे संरक्षण के प्रयासों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश में निर्मित प्रमुख भवनों का परिचय दीजिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक वास्तुकला विकसित हुई उसकी विशेषताएं क्या है। ये बात जो है वह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये प्रश्न आपका वहां से अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो भवन है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप आज के वीडियो को पूरा देखें और चीजों को जाने समझें। तो पहला प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण और खास है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां आपसे जो आयोग है वह यह कहेगा कि भारतीय ऐतिहासिक वास्तुकला के महत्व को रेखांकित करते हुए। तो सबसे पहले आपसे महत्व पूछा गया है, जो आपको मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं, चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। तो साथ साथ यहां पर यह भी पूछा हुआ है कि इसके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो यहां पर आपको क्या बताने हैं कि सरकार ने क्या कार्य किए, सरकार की आगे के लिए क्या योजना है, कौन सी नीति सरकार ने बनाई है, इन सभी चीजों के लिए ये सभी बातें आपको इस संदर्भ में पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रश्न भी समझ लिए। चलिए अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा पहला जो हाईलाइट था, यानी कि किस प्रकार भारत में इंडो जो गौथिक वास्तुकला है उसका विकास हुआ, ठीक है। चलिए
मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। यह क्या हाईलाइट वाला पॉइंट है कि जीने का जो एक्चुअल मतलब होता है ना, वो होता है किसी दूसरे का स्थान लेना। ये बात यदि आप समझें तो आप देखेंगे कि पारिवारिक रूप से आज आप जिस स्थान पर हैं वहां पे कभी आपके पिता या माता हुआ करते थे और आने वाले समय में आपकी संतान होगी। यानी कि एक महापुरुष की कहावत है कि मंच वही रहते हैं लेकिन किरदार बदल जाते हैं। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम केवल एक किरदार निभा रहे हैं लेकिन मंच हमेशा वही रहता है। याद कीजिए, आपका विद्यालय जब आप स्कूल जाया करते थे, आप पहली कक्षा पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े, 12वीं पढ़े, लेकिन आज उन सभी कक्षाओं में अगली पीढ़ी पढ़ रही है। इसी प्रकार आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तो वह सभी चीजें वही हैं लेकिन लोग बदल रहे हैं, यानी कि किरदार वहां के बदल जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, कल्चर में भी यही पीढ़ी चल रही है, यही स्थिति बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि पहले हम लोग यहां देखते थे कोई और कल्चर था, जैसे कि इंडो गोथिक पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, इंडो इस्लामिक। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक समय था जब इंडो इस्लामिक कला बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और उसको संरक्षण दिया जा रहा था और उससे ही संबंधित सभी भवन बनाए जा रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नागर शैली के भवन बन रहे थे और मंदिर ही मंदिर देखने को मिल रहे थे हर तरफ। तो समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उसी प्रकार से संस्कृति बदल रही है, वास्तु कला बदल रही है। एग्जैक्टली ठीक। तो देखते हैं कि किस प्रकार से अब भारत में इंडो गोथिक वास्तुकला ने अपनी जगह बनाई और अलग अलग भवन आज हम इससे संबंधित देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय औपनिवेशकों के आगमन के साथ ही मुगल साम्राज्य की जो वास्तुकला थी वह अब डाउन होना शुरू हो गई। क्यों भाई, एक समय ऐसा था कि मुगल जो थे अपने शिखर पे थे, यानी कि वो जो चाह रहे थे भारत में वो हो रहा था। वे जिस राज्य पे नजर रखते थे उस राज्य को जीत लिया करते थे, जिस पे नजर रखते थे उसे अपना दास बना लिया करते थे, जिस पे उन्होंने अच्छी दृष्टि डाल दी वह उस समय धनवान हो जाता था, उसे नए नए पद मिल जाते थे। लेकिन अब वे प्रभुत्व में नहीं है। अब कौन आ गए हैं यहाँ पे, यूरोपीय शक्ति आ गई हैं और खासतौर पर हम समझे तो अंग्रेजों ने ही भारत पे प्रभुत्व बनाया था। तो ठीक ये वही समय है, अब मुगलों का जो प्रभुत्व है, जो उनका उत्कर्ष था, अब वो गिरता चला जाएगा निरंतर और एक समय ऐसा आएगा कि मुगलों की बात होनी ही खत्म हो जाएगी। कोई आपको ना तो मुगल राजा दिखेगा और ना ही उससे संबंधित कोई नया भवन या संस्कृति डेवलप हो रही होगी, कुछ नहीं होगा। अब सारी बात कहां हो जाएगी केंद्रित, इंडो गोथिक, यानी कि जो यूरोपीय आए अब सारा काम वो संभालेंगे, अब वो शिखर पर हैं और अब उनकी मर्जी चलेगी। तो कैसे चलेगी मर्जी, क्या क्या बदलाव होंगे समझते हैं। तो इस दौरान यूरोप से जो अलग अलग लोग आए वो कौन थे, पुर्तगाली देखते हैं हम लोग आए, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए और डेनिश भी आए, ये सभी लोग आए। लेकिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इन लोगों में व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा झड़पें हुई। हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं, जनरली जो खास लड़ाइयाँ थी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कौन सी हुई थी, याद करो, कर्नाटका वॉर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जब जाकर के कर्नाटका वॉर का एंड हुआ तो हमें पता लगा कि भाई अब फ्रांसीसियों की पावर जो है भारत में खत्म हो गई है और जो मुख्य शक्ति बन गए हैं वो अंग्रेज बन गए हैं। तो अंग्रेजों ने अपने समय में इन सभी को पराजित किया और बोला कि यार देखो, तुम व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए तो थे, लेकिन अब भारत में व्यापार करने का ख्याल भुला दो। क्यों, क्योंकि भारत अब सिर्फ हमारा है और सिर्फ अंग्रेजी ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेजी ही सारे के सारे काम करेंगे। और हम पढ़ते भी हैं कि भारत में रेल किसने चलाई थी, अंग्रेजों ने चलाई थी। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अलग अलग भवन बन रहे हैं वे किन्होंने बनाए, इन्हीं लोगों ने बनाए थे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार आगे क्या कह रहे हैं कि जब अंग्रेज भारत में स्थापित हो गए पूरी तरह से, ठीक, तो इन्होंने 1947 तक शासन किया। तो लगभग 200 साल का ये पूरा का पूरा पीरियड था। तो इस दौरान जो संस्कृति भारत में विकसित हुई उसी संस्कृति को क्या कहा जाता है, इंडो गोथिक शैली के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर इंडो गोथिक क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, अब ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंडो जो शब्द है वो क्यों यूज करते हैं हम लोग, वो तो हम लोग यूज करते हैं भारतीयों के लिए या भारतीय कल्चर के लिए। तो अब हम गोथिक में इसको क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये बात आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे स्थान से अन्य स्थान पे आया, ठीक है, जैसे कि कोई विदेशों से भारत आया, वो अपना कल्चर लाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से अपने कल्चर को या अपनी चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी समस्या रहती है जीवन की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर वो आया है, वो पूरे शिखर पर है, उसका इस समय पराकाष्ठा पर बना हुआ है और सारी मर्जी उसकी चल रही है, तो वह जो चाहेगा वो हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा। क्या होगा कि जो संस्कृति वो अपने साथ लाएगा या जो भी उसने चीजें अपने यहाँ देखी
तो वो तो उन सभी चीजों को लाएगा ही, लेकिन इसके साथ वो क्या करेगा, जब वो भारत में आएगा तो उन सभी तत्वों का वो भारतीय संस्कृति में समावेश करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो गोथिक शैली थी ये वास्तव में अंग्रेजी शैली थी। तो अंग्रेज आए, अपनी शैली लाए, पर उन्होंने अपनी शैली को भारतीय कल्चर में शामिल किया और भारतीयों जो तत्व थे उन्हीं भारतीयों के तत्व के साथ हमें अंग्रेजों के तत्व भी देखने को मिले। तो ठीक इसी प्रकार इसको हम इंडो गोथिक शैली के रूप में जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1911 के बाद भारत में एक और परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित कर ली, कब की थी? इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद चीजें आगे बढ़ने लगी थी इनकी, और बक्सर के युद्ध के बाद तो ये पूरी तरह से सामने आ गए थे। क्लियर है? आप लोग को याद है? सही बात है। मुझे आश्वासन है इस चीज का, मुझे विश्वास है इस चीज का कि आप लोग हैं इन सभी चीजों से परिचित, आपका ज्ञान इतना तो है अच्छे से। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको समझनी है जिसलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको है, तो उसके बाद ही भारत में जो अंग्रेजी कल्चर था वो बढ़ने लगेगा। लेकिन 1911 में परिवर्तन आएगा। वह क्या परिवर्तन होगा? जो भारत में उसके बाद शैली बदलेगी, जो वास्तुकला बदलेगी, उसको हम लोग नव रोमन स्थापत्य शैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी नई आएंगी। क्या होगी? चीजें सीधी नहीं बनेंगी। अब ये लोग डिजाइन देंगे, कर्व्स बनाना शुरू कर देंगे, और राउंड शेप, कर्व शेप, ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले। क्यों? क्योंकि भारत में दो नए आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं इस समय। उनका नाम एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली में जो अंग्रेजी भवन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुटियंस दिल्ली कहते हैं। जहां हमारे राष्ट्रपति भवन है, संसद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब इसको लुटियंस दिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बसाने का और इन भवनों को बनाने का मुख्य कार्य एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा उस समय किया गया था। तो इन लोगों ने भारत में जो शैली डेवलप की, जो नई नई रचनात्मक कार्य इन लोगों ने किए, वे सभी नवरोमन स्थापत्य शैली का ही हिस्सा है। ठीक है, तो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ भारत में नवरोमन शैली और इंडो गोथिक शैली का, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब भारत में क्या हुआ कि इंडो गोथिक शैली जो थी वो डेवलप तो हुई, तो इंडो गोथिक शैली जिस प्रकार से आगे बढ़ी, हम यह भी देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं तो अवश्य ही होंगी। ठीक है, तो इंडो गोथिक शैली की जो विशेषताएं थी वो क्या क्या विशेषताएं थी, जरा एक बार हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हम जो भी समझ रहे हैं अच्छा है, लेकिन उसकी विशेषताएं हमें पता हो, ये भी अपने आप में एक खास बात है। तो क्या कह रहे हैं कि निर्माण बहुत विशाल हुआ करते थे, अब भवन जो होंगे पहले से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऐसा ही है। अगर हम राष्ट्रपति भवन, जो खास भवन है, मैं उन पर बात करता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश की ओर भी चलेंगे। राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, संसद कितनी बड़ी है हम लोग की, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भवन है वो कैसे बन रहे थे, बहुत अधिक विशाल हो रहे थे और निष्पादन में भी विस्तृत थे, यानी कि क्षेत्र भी, वो ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े बनेंगे तो क्षेत्र भी अच्छा कवर करेंगे। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता क्या थी कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दीवारें अब पतली हो जाएंगी। दरअसल क्या हुआ करता था, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहाँ पर? इंडो इस्लामिक कल्चर में थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर में देखते हैं क्या बने थे, लाल किला बना था, ताजमहल बना था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बड़े बड़े महंगे महंगे पत्थर मंगवाते थे। तो वह जो पत्थर जैसे कि बलुआ पत्थर, संगमरमर, काफी मोटे पत्थर ये लोग यूज करते थे। तो जिस वजह से दीवारें काफी ज्यादा, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती थी, काफी मोटी बनती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जब आए तो इनको की जो नव गोथिक शैली थी उसकी दीवारें पतली हो गई। ठीक है, क्यों पतली हुई, इसके पीछे एक बड़ा कारण था जो भी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, इंडो इस्लामिक युग के अंदर वक्राकार मेहराब बनते थे। ठीक है, वक्र हुआ करते थे, कर्व्स हुआ करते थे। अंग्रेजी शैली जो हम लोगों ने कल देखी थी क्या था, कुछ इस प्रकार से उनके जो हुआ करते थे, शिखर हुआ कर, ठीक है, ऐसे बनते थे, या जो मेहराब वो बनाते थे वो भी इस प्रकार के कर्व लिए हुए होते। तो कह रहे थे कि वक्र अभी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा गोथिक शैली में। ठीक है, अब क्या देखने को मिलेगा गोथिक शैली में, तो कह रहे हैं कि जो मेहराब है वो अब नुकीले हो जाएंगे, यानी कि जो इस तरह से वक्र बन रहे थे अब क्या होगा, सिर्फ नुकीली नुकीली चीजें हमें देखने को मिलेगी। और ऐसा है, अभी फोटोज में आप लोग खुद देखेंगे कि ये इस प्रकार से ही बन रहे थे। ठीक, अगली लाइन यहाँ पे क्या कह रही है कि विक्टोरियन शैली की एक अनूठी विशेषता विशाल खिड़कियों का उपयोग है, यानी कि इस शैली में खिड़कियां जो थी वो बड़ी बड़ी बनती थी। इसको विक्टोरियन शैली भी हम कह रहे हैं। क्यों? आप सभी को पता है कि अंग्रेज में जो हैं वह लोग किसके अनुसार चलते हैं, अंग्रेज लोग महारानी विक्टोरिया के अनुरूप चला करते थे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, इसलिए इसको विक्टोरियन शैली कह दे रही है। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि खिड़कियां तो उसमें क्या थी, बड़ी बड़ी थी। इसके अलावा चर्चों की जो
क्रूसीफाइड भूमि योजनाओं पे ऊपर उनको बनाया गया था। ठीक है, जो चर्च बनते थे वो कैसे बनते थे, क्रूसीफाइड भूमि। उन्होंने कोशिश किया था तो उसको इस प्रकार का आकार दिया जाए, एक पॉइंट पे वो हो और एक लंबा रास्ता हम देखते हैं हमेशा चर्च के अंदर जाने के लिए बनाया जाता। तो इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती थी जनरली जो चर्च बनते थे उनके लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जरा आगे की बात समझते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो बात है उसमें बताया जा रहा है कि इनमें ब्रिटेन की उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानकों का पालन किया जाता था। यानी कि अब कोई जर्नल इंसान ने ऐसा नहीं किया मतलब किसी को जिम्मेदारी दे दी आप बना लीजिए, या महाराज का खुद मन हो गया वो बना रहे, नहीं, ये लोग पहले से शिक्षित थे। हम सभी जानते हैं कि जो पश्चिमी विश्व है वो शिक्षा के मामले में, तकनीक के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनमें ब्रिटेन की उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानक हमें देखने को मिलेंगे। यानी हर एक चीज़ नपी तुली होगी, ना ही कहीं ज़्यादा ना ही कहीं कम। ठीक है, और कह रहे हैं कि जब ये सभी काम होगा तो भवनों में अब क्या इस्तेमाल होगा, इस्पात इस्तेमाल होगा, लोहा इस्तेमाल होगा और कंक्रीट का उपयोग शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें नई हैं, इससे पहले हम लोगों ने इंडो इस्लामिक कल्चर में इनको नहीं पढ़ा था। अब ये लोग लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस्पात का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीमेंट, ये एक नया टर्म है। अगर हम देखें तो इस समय जो लोग होंगे ना उनको लग रहा होगा कि क्या ये नई नई चीज़ दिख रही है, क्या लगा रहे हैं ये ईंटों को जोड़ने के लिए, ऐसा तो हमने कुछ आज तक नहीं देखा है ना। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो लोगों के लिए अचंभे का विषय भी हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें भी नई शामिल हुई। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब लोहे का इस्तेमाल हुआ, इस्पात का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए बताते हैं कि इस शैली के अंदर जो दीवारें थी वो पतली बन रही थी। ठीक, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि पत्थर की सपोर्ट इंपॉर्टेंट थी, जो स्टोन था सिर्फ वही हुआ करता था और पूरा भवन उसी से बनता था। लेकिन अब क्या है कि उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर दे रहे हैं, लोहा इस्तेमाल हो रहा है, तो जिससे वह पतला रह करके भी अधिक मजबूत है और लंबे समय तक टिकने के लिए योग्य है। हम देखते हैं कि अब तो समय ऐसा हो गया है कि हम लोग जो घर भी बनाते हैं ना वो भी बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन आप देखिए राष्ट्रपति भवन आज भी बिल्कुल नया सा लगता है, संसद भवन आज भी बिल्कुल खड़ी हुई है इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, है ना। तो इनकी जो तकनीक थी वो वास्तव में खास थी, ये चीज़ें हम लोग को स्वीकार ही लेनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि अब जो शैली बढ़ रही थी भारत में वो क्या बना रही थी, तो सार्वजनिक भवन बन रहे थे भारत में। ठीक है, पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि आप विजय के रूप में किसी शहर को बसा दे रहे हैं, नई बिल्डिंग बना दे रहे हैं। आपकी जो बेगम है उन्होंने कहा कि मुझे एक ताजमहल चाहिए, आपने बनाने का कार्य किया। आपको रहना है, अपने लिए एक महल तैयार करना, तो आप लाल किला बनाएंगे। पहला तो ये कल्चर था इंडो इस्लामिक में, लेकिन अब चीज़ें बदल गई गौथिक में आकर के। कैसी हो गई हैं कि सार्वजनिक भवन बनेंगे। क्यों, अब भाई जो प्रशासन था वो एक तरह से देखे तो हम सरकारी ही तो हो गया था। पहले कंपनी और कंपनी के बाद में स्वयं ब्रिटेन सरकार भारत संभाल रही थी। तो चीज़ें कैसी होंगी, सार्वजनिक भवन तरह अब होंगी। यानी कि अब लाल किले, मस्जिद, ताजमहल, इनका चलन गिर जाएगा और क्या बनेंगे भारत में, रेलवे स्टेशन का चलन शुरू हो जाएगा। क्यों, जरूरी था भारत को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की स्थिति होनी चाहिए, रेलवे स्थापित होना चाहिए भारत में, डाकघर होना चाहिए ताकि पत्र व्यवहार किया जाए अलग अलग बटालियन से, अलग अलग जगह पे जो हमारी सेना नियुक्त है उससे। विश्राम गृह भी बनाए गए, किन लोगों के लिए, छावनियाँ बनाई गई, आराम के स्थान बनाए गए। अब जरूरी था जो लोग काम करेंगे वो कहीं पे विश्राम भी तो करेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालय बनाए गए। तो हम सभी देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, हमारा संसद है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सरकारी कार्यालय ही तो है एक तरह से। ठीक है, तो ये एक नया चलन शुरू हुआ भारतीय संस्कृति के अंदर। ठीक, तो ये सभी बातें क्या थी, विशेषताएं थी। ये बात ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की, पर पहले विशेषता जरूर पूछेगा, महत्व जरूर पूछेगा। तो जरूरी है कि ये आपको पहले ही पता हो। इंट्रो में इंट्रोडक्शन देते साथ ही आप लोगों को ये सभी चीज़ें लिख देनी है बहुत शॉर्ट में। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा समझदार है। ठीक, जब हम लोग स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, तो उस समय पेपर चेक करने का मानदंड अलग होता है। ठीक है, बच्चे के हिसाब से, उसकी क्लास के हिसाब से पूरा जो उसका पेपर होता है वो चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप आयोग का प्रश्न पत्र देखेंगे और जब इसको एवेल्युएट किया जाएगा तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर होगा उसकी अपनी एक अलग अप्रोच होगी और वो उसी अप्रोच को आपके आंसर में ढूंढेगा। जब वो जाएगा ना तो उसको पता होगा कि ये जो प्रश्न है इसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए। अब वह शामिल उनको मिलेगी तो नंबर ज्यादा, और जहां नहीं मिलेगी वो तुरंत अंक वहां से काटता चला जाएगा और स्थिति ऐसी होगी कि आपको कम अंक मिलेंगे। तो जरूरी है कि इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखें और एग्जाम में आके प्रेजेंट भी करें। बात क्लियर है सारी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और समझ लेते हैं कि कौन कौन से भवन उत्तर प्रदेश में बनाए गए इस दौरान। जैसे कि पहले हम लोग समझेंगे चीजें प्रयागराज के संदर्भ में। ठीक है, तो प्रयागराज के संदर्भ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो बनाया गया वह एक इंडो गोथिक शैली का मुख्य उदाहरण है। कैसे है चलिए समझते हैं। कुछ विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी अभी ना, अब जरा ढूंढते हैं कि क्या वे विशेषताएं हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। कह रहे थे कि भाई जो इनका शिखर होगा वो नुकीला हो जाएगा, तो देख रहे हैं शिखर जो है वो नुकीला बनाया गया। बड़ी बड़ी खिड़कियों का चलन यहाँ पर अब शुरू हो गया, तो देखिए काफी बड़ी बड़ी खिड़कियां देखने को अलग अलग जगह हमें मिल रही हैं। दीवारें कह रहे थे कि पतली हो जाएंगी, तो काफी पतली हैं क्योंकि ये पुराने जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे उनको नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवन बनाया गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये एक विश्वविद्यालय है तो किसी का पर्सनल नहीं है ये, यहाँ सभी लोग आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्यापक आते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक सार्वजनिक भवन की श्रेणी में ही इसको रखा जाता है। क्लियर है बात सारी। तो क्या कह रहे हैं कि कब बनाया गया ये, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह भारत का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक भी है। चीजें क्लियर है। आगे कह रहे हैं कि इसे संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मेयोर की देखरेख में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर अलग अलग भवन जो होंगे उनके साथ आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। जल्दी से सभी चीजें नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए और इन सभी चीजों को शॉर्ट में लिखिए, और एग्जाम में भी आपको यही कार्य करना है। ठीक है, पढ़ हम ज्यादा लेते हैं लेकिन लिखना हमें थोड़ा ही है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, किसकी देखरेख में, तो विलियम मेयोर की देखरेख में बनाया गया था। साथ ही सर विलियम एमर्सन द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिजाइन किसने किया था, कभी कभी प्रीलिम्स में जनरली पूछ लेता है। ठीक, और अगर आप मेंस में को लिख देंगे तो फिर तो आंसर आपको बहुत अच्छे अंक देके ही जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और बातें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो क्या कह रहे हैं, गणित विभाग जो है वो गौथिक शैली में निर्मित एक 2 मंजिला भवन है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक गणित भवन भी है, तो कैसा है वो, 2 मंजिला बनाया गया है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, जिसकी वास्तुकला में इलाहाबादी मेहराब एवं छाया आकृति देखी जा सकती है। तो ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पिछला जो कल्चर था वो भी देखने को मिलेगा। इससे पहले जो इस्लामिक कल्चर था कहीं कहीं उसकी शैली भी हमें देखने को मिलेगी और गोथिक शैली भी वहां पर मौजूद होगी। इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इंडो गोथिक शैली इसको हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। बात क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निर्मित प्राचीन इतिहास विभाग, सीनेट हॉल और केंद्रीय पुस्तकालय तथा वनस्पति विभाग, ये 4 अलग अलग जो इसके विभाग हैं या हम लोग कहें कि हॉल हैं, उनकी बात कर रहा है। तो इन सभी के बारे में क्या खास बात है कि ये इंडो गोथिक शैली जो है उसके अंदर ही बनाए गए थे। बात क्लियर है आपको। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद अगली क्या बात की गई है कि यह इस्लामी और विक्टोरियन वास्तुकला डिजाइन का उदाहरण है। तो मैं आपको यह पॉइंट तो क्लियर ही कर चुका हूं कि जो पिछला चला आ रहा था वो भी देखने को मिलेगा, जो नया आया है वो भी देखने को मिलेगा। क्लियर बात है। कभी भी आप आंसर लिखेंगे ना तो ये एक खास पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसको समझते जानते हो, अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं और आगे आंसर्स में लिखाते हैं तो ये आपको अच्छे अंक देगा, क्योंकि पिछला कल्चर भी दिखेगा ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है। जब हम लोग इंडो इस्लामिक पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि उसमें हिंदू शैली के लक्षण दिख रहे थे, गुजरात शैली के लक्षण दिख रहे थे, कहीं कहीं बौद्ध शैली के लक्षण भी थे। तो ठीक उसी प्रकार जो पिछला चला आया है वो भी रहता है और नया वाला भी वहीं हमें दिखता है। चलिए अगली बात हमें अब किसकी कर लेनी है, उच्च न्यायालय की। न्यायालय भारतीय व्यवस्था में तो खास है ही, लेकिन इंडो गोथिक शैली के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय खास है। कैसे, ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1861 में पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। ये एक अधिनियम था जो उच्च न्यायालयों के लिए लाया गया था। इस समय भारत के जो मुख्य जो न्यायालय हुआ करते थे कौन कौन से थे, एक कलकत्ता में था, ठीक, एक मद्रास में था, एक मुंबई में था। ठीक, मुंबई मतलब बम्बई में था उस समय। ठीक है, तो ये मुख्य थे। लेकिन जब सरकार ये अधिनियम लाई, ठीक है, 1861 में, याद कीजिए एक परिवर्तन के बाद अधिनियम आया। इससे पहले 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है और ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में पूरी पावर ले लेती है। तो इसी प्रकार यह अधिनियम 1861 में लाया गया। तो इसमें यह बोल दिया गया कि देखिए आपके पास मुख्य न्यायालय है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि जिन लोग को न्याय लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश वाला है, वो कहाँ जाए बेचारा, है ना। मध्य प्रदेश वाला तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, या फिर कोई दिल्ली में है तो वह भी परेशान होगा। क्यों,
कलकत्ता जाएगा या तो मद्रास जाएगा या बम्बई जाएगा। तो सरकार ने फैसला किया कि जहां पे न्यायालय नहीं है वहां पे उच्च न्यायालय बनाओ। ठीक है, हालांकि इसका स्तर थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन न्याय लोगों को पास मिलेगा जो जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि उच्च न्यायालय बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई इसके बाद। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ये सभी कार्य हुआ। तो बताते हैं कि सन 1866 में पुरानी सदर दीवानी अदालत जो थी उसको अब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया, कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब किसकी जरूरत है? कहते हैं कि 17 मार्च 1866 को उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? आगरा में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो पहले जो उच्च न्यायालय हुआ करता था इस क्षेत्र का वह कहाँ था? आगरा में था, लेकिन अब इसको बदल दिया जाएगा। ठीक है, जब आप आगे देखेंगे तो पता लगता है कि इसको अब इलाहाबाद पहुंचाते हैं। कैसे? उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के उच्च न्यायालय का स्थान सन 1869 में अब देखिए कहाँ कर दिया गया? इलाहाबाद कर दिया गया। पहले आगरा था तो इसको अब 1869 में इलाहाबाद भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ज़रूरी है कि आप इसको नोट डाउन रखें। मेंस में तो नहीं ज़रूरी है लेकिन प्री में आपके लिए बहुत काम आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जब यह कार्य हुआ तो 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, 1919 भी अपने आप में खास है। ठीक है, तो इस समय मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था वो आया गया था, तो चीज़ें बदली थी काफ़ी। तो कह रहे हैं कि इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो था वो जनरल पब्लिक के लिए था। एक्चुअल में जो उसका नाम था वह था हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद। यह इसको एक नया नाम दिया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा। क्लियर है बात? चीज़ें समझ रहे हैं और नई नई चीज़ें समझ रहे हैं, ये खास है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें पढ़ ली थी वही दोबारा देखने को मिल रही, लेकिन जब नई चीज़ें देखने को मिलती है ना तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चीज़ें अच्छे से समझ आती है। आगे क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान के लागू होने की तिथि यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि यह जो न्यायालय था, कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसको अधिकार दे दिया। किसका? पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की सीमा में आपको सभी लोगों के लिए न्याय करना है। ये नई जिम्मेदारी संविधान लागू होने के बाद इस न्यायालय को दे दी गई थी। ठीक है, हालांकि हम पढ़ते हैं बाद में कि भाई अलग किया गया, उत्तरांचल बनाया गया, जो बाद में उत्तराखंड बना, तो फिर वह सभी चीज़ें अलग हो गई इससे। ठीक है, लेकिन पहले शुरुआत में संविधान लागू होने के समय यह पूरे क्षेत्र का अकेला उच्च न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में टोटल 160 न्यायाधीश बैठते हैं, ये इसकी सदस्य संख्या। बात क्लियर? तो यह किसकी बात थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, खास है अपने आप में। ठीक है, इसकी जो तस्वीर थी वह भी आप लोग को मैंने दिखा दिया, तो आप लोग के सामने है। अच्छा खासा भवन है, पीले पत्थरों से यह बना हुआ है, हालांकि इसमें कहीं कहीं पे लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है, यह हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जो विशेषताएं थी इंडो गोथिक शैली की वे इसमें है, जैसे कि त्रिकोण बना हुआ है यानी कि नुकीले हैं इसके, जो शिखर बनाए गए हैं, जो ऊपर के पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, खिड़कियां भी इसमें बड़ी बड़ी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, और दीवारें इसकी पतली हैं, हमें साइड से ये भी दिख रहा है। चीज़ क्लियर? बात समझ गए? और इसके शिखर पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात क्या है। हमारी अगली बात तो कह रहे हैं कि इसमें आपको ऑल सेंट गिरजाघर भी पढ़ना होगा, यानी कि चर्च की बात भी करनी जरूरी है। ये प्रकृति है मानवों की। ठीक है, अगर हिंदू शासक जब हुआ करते थे तो हमने क्या देखा कि हिंदू मंदिर बने। अगर किसी शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसका ध्यान स्तूपों की तरफ बढ़ा। लेकिन जब शासक मुस्लिम हो गए तो उन्होंने फोकस किया कि मस्जिदें बनाई जाएं। ठीक, वहीं इसी क्रम में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने चर्च पे फोकस किया। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ये भी कि इन लोग ने काफ़ी दबाव दिया था और कोशिश थी इनकी कि भारतीय जो जनसंख्या है, जो नागरिक है, वे लोग कबूल करें, वे लोग स्वीकार लें क्रिश्चियनिटी को और इस धर्म में आ जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में कि गिरजाघर आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो क्या हुआ, प्रयागराज शहर में सिविल लाइंस के महात्मा गांधी मार्ग और सरोजनी नायडू मार्ग की जो क्रॉसिंग है वहाँ पर ऑल सेंट गिरजाघर बना हुआ है। ठीक है, गोथिक शैली का उदाहरण है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नुकीले भवन हमें दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी दिख रही हैं, तो ये खास पहलू है। चलिए, ये एक खास बात है। वैसे आप लोग को अगर देखते हैं ना, ये जो नुकीले भवन हैं ये बहुत कम दिखेंगे आपको, और जब भी दिख जाए ना आपको तो आप किसी मित्र के साथ घूम रहे हो या अपने भाई बहनों के साथ घूम रहे हो तो उनको बता दीजिएगा कि देखो ये जो इसका पॉइंट है ये नुकीला बना हुआ है, इसका मतलब ये इंडो गोथिक शैली का एक उदाहरण है। बता सकते हैं, थोड़ा सा आपका जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगा। आपके मित्र बोलेंगे अच्छा ये भी पता है,
हमने तो देखा नहीं था, तुमको बोलते दीजिएगा फिर कि चलिए जल्दी से संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और देखिए, वहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सब बात तो वहीं बताई गई है ना। ज़रूरी है चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सब चीज़ें अकेले अकेले पढ़नी है, बिल्कुल इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए जीवन में, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वह बाकी साथियों तक पहुँचाइए, क्योंकि वे सभी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि पत्थरों से बने इस ऐतिहासिक चर्च को पत्थर गिरजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है जो जर्नली लोग इसको जानते हैं इसी के नाम से, ठीक है। चलिए कुछ और खास बात हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें पीले पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, साथ ही इसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो लाल पत्थरों से, लेकिन जो इसके जो मेन बिल्डिंग है वो पीले पत्थरों से बनाई गई है, ठीक है। वही बात यहाँ पर हो रखी है, ठीक। डिजाइन किसने किया था इसको? विख्यात ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम एमरसन ने इसको डिजाइन किया था। कब किया था? 1871 में किया था। अब हालांकि एक देखने वाली बात यहाँ पर आपको यह भी मिलेगी कि डिजाइन तो ये 1871 में हो गया था, लेकिन इसको जो बनाया गया था यह 1887 में बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो गया था और 4 वर्षों के बाद यह बनकर तैयार हुआ। तो इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा भवन बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 4 साल का समय इसको बनने में लगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार ये जाकर लगभग 1891 में बनकर तैयार हुआ होगा। चलिए, क्रीम और लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हम लोग देखते थे, ठीक है। जो फोटो के अनुसार हमको थोड़े पीले दिख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग हो गई तो इसलिए ये चीज़ें पीली हो गई, लेकिन जिन्होंने रिसर्च की तो वो क्या कहते हैं कि वास्तव में इसका कलर क्रीम हुआ करता था, बट पॉल्यूशन के कारण, बढ़ती जनसंख्या, आंधी पानी के कारण इसका कलर बदल गया है। चलिए अगला जानते हैं टॉपिक क्या है, मेयो मेमोरियल हॉल, ठीक है। तो क्या क्या खास बात है इसकी, इसको क्यों बनाया था? लॉर्ड मेयो की वजह से बनाया गया था, उनकी स्मृति में याद करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के काल में भारत की पहली जनगणना भी हुई थी, क्वेश्चन भी पूछा गया था पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। चलिए क्या कह रहे हैं कि भारत में कब रहे ये? 1869 से 1872 तक इनका भारतीय कार्यकाल माना जाता है। इस समय तक इन्होंने कार्य किया भारत में, तो इसी वजह से सोचा कि इनके लिए एक मेयो मेमोरियल हॉल बना देते हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसकी आंतरिक जो साज सज्जा है उसको निखारने का काम लंदन के साउथ केंसिंगटन म्यूजियम के प्रोफेसर कौन थे? गैम्बल, इनके द्वारा किया गया था। यानी कि जो इसकी आंतरिक कार्य हैं इन्होंने वो किए थे और इसको अंदर से डेकोरेट किया था, किन्होंने? गैम्बल ने, तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि आर रॉकेल बायने ने 1879 में इसको बनवाया था, तो यह है नाम खास है। हम लोग देख रहे हैं कि जब भवन बदल रहा है तो उसके साथ में एक नया आर्किटेक्ट जुड़ जा रहा है। चीजें क्लियर हैं? तो क्या कह रहे हैं कि इस हॉल में तत्कालीन वायसराय जो हुआ करते थे, ठीक है। अब जो भी नया वायसराय आया लॉर्ड मेयो के बाद, जब इसको बनवा दिया गया था, तो उस समय के जो वायसराय थे वो किस लिए इसका यूज किया करते थे? उनके समय यहाँ पर समारोह आयोजित किए जाते थे, ठीक है। तो कुछ भी प्रोग्राम है सोचते थे कि चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि मेयो मेमोरियल अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता था? पब्लिक मीटिंग्स भी ये लोग किया करते थे अपनी, और बॉल्स, जिसको क्या बोलते हैं, डांस, एक फॉर्म है बॉल्स, तो डांस वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर हुआ करती थी। चीज़ें क्लियर हैं आपको? तो मेयो मेमोरियल क्यों बनवाया गया था, कब बनवाया गया था और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ये सभी बातें आप लोग को यहाँ देखने को मिल रही हैं। चलिए इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा अब जगह बदल लेते हैं। पहले हम लोग कहाँ थे? प्रयागराज में। अब हम लोग चलते हैं लखनऊ की तरफ और लखनऊ की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पे नज़र डालते हैं। जैसे कि खास चीज़ यहाँ की क्या है, ये क्या है? यदि आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इस तस्वीर से परिचित नहीं है, इस जगह से परिचित नहीं है ना, तो फिर वास्तव में आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? यह है उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन, ठीक है। तो चलिए क्या है इसकी खास बात है, बताते हैं कि इसको उस समय काउंसिल हाउस बोला जाता था, यानी कि ये वहाँ का विधानसभा भवन है। तो इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी? तत्कालीन गवर्नर सर स्पेयर हरकोट बटलर ने रखी थी। कब रखी थी? 15 दिसंबर 1922 को, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ? 1928 में हुआ था, 21 फरवरी को। तो देखिए बनने में काफ़ी समय लग रहा है, लगभग हम देख रहे हैं कि 6 साल के समय जो है वो बीत रहा है इस दौरान, ठीक है। 6 नहीं तो 5.5 साल तो लगभग लग ही रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा समय इसमें बीता और ये इस समय के दौरान बन करके तैयार हुआ। चलिए, भवन का निर्माण मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। चलिए यह भी हमें पता लग गया कि इसका जिम्मेदारी जो थी वो किसके कंधों पे दी गई थी?
तो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैं इस पर फोकस करता हूँ कि जो खास पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट रखा जाए ताकि आपकी जो नज़र है वो सीधा वहीं जाए, ठीक है। ये एक जनरल चीज़ आपको पता लग जाता हुआ, जो ब्लैक लिखा हुआ है वो बातें हैं, लेकिन इसमें जो कलर्ड है ये खास चीज़ है इसकी है। चलिए आगे क्या बात की गई है, तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि इसके मुख्य वास्तुकार सर स्वाइनॉन जैकब और श्री हीरा सिंह थे। ये खास नाम है हम लोग के लिए, है ना। तो अंग्रेजी नाम हम तक सुन रहे थे, सारे नाम इंग्लिश से। कभी कभी होता है भारतीयों के साथ में कि इंग्लिश नाम याद करने में हम लोग को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमें जनरली ये नाम याद नहीं होते। लेकिन ये जो नाम है ना हीरा सिंह, ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और पहली बार ही हमें ऐसा नाम देखने को मिल रहा है। क्या बनाया था? उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो ये इसके मुख्य वास्तुकार थे। आगे क्या कह रहे हैं कि इस अर्धचंद्राकार 2 मंजिला संरचना का अगला भाग मिर्जापुर के नक्काशीदार हल्के भूरे बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। तो इसका पत्थर कहाँ से आया था? मिर्जापुर। कैसा था? हल्का भूरे रंग का था। ये खास फीचर है इसका। आगे भवन के केंद्र में एक आकर्षक छतरी या आकाश प्रकाश के साथ एक बड़ा गॉथिक गुंबद भी देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। किसकी बात कर रहा है एक्चुअल में? ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है। क्लियर है आप लोग को? तो ये कह रहा है कि जो ये विधानसभा भवन है इसका जो सेंटर है उसमें क्या है? एक बड़ा गुंबद बना हुआ है जो गॉथिक शैली का उदाहरण है। और क्या बनी हुई है? एक बड़ी सी छतरी इसको ये बोल दे रहा है, ठीक है। तो काफी बड़ा और आकर्षक ये जो महत्वपूर्ण तत्व है इस भवन का। चलिए आगे क्या कह रहा है कि गुंबद के अग्रभाग के चारों ओर पत्थर के ब्लॉकों से उकेरी गई आकृतियां भी है, यानी कि जो इसका गुंबद है मुख्य है उसके ऊपर क्या है? डिजाइन्स बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक। इसकी बात अंदर के कई हॉल, दीर्घाएं और बरामदे आगरा और जयपुर के संगमरमर से बने हुए हैं। इससे पहले जो हमने नाम सुना था कहाँ का था? मिर्जापुर। अब यहाँ पर आगरा और जयपुर के संगमरमर की बात भी की जा रही है। आगे कह रहे हैं कि अंदर की ओर सुंदर गोलाकार संगमरमर की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, ठीक। गोलाकार सीढ़ियां मतलब रोटेट होते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं जो, ठीक है। तो ये बात किसकी थी? ये सारी बात हमने की थी लखनऊ के अंदर बने हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन की। अगली बात यहाँ पर क्या हो रही है कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ अन्य भवन भी हैं। तो जैसे कि लखनऊ में क्या बना हुआ है? क्राइस्ट गिरजाघर, वह भी इंडो गोथिक शैली का उदाहरण है। यहाँ पे बना हुआ एक ला मार्टिनियर पैलेडियन, ठीक है, कला का भी एक इसका अद्भुत उदाहरण है। तो ये भी एक खास भवन है यहाँ का, ठीक है। आगे इसमें क्या बताया हुआ है कि पैलेडियन कला का जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है? इटली के एंड्रिया पैलाडियो से लिया गया, ठीक है। तो इटली की पहली ये मुख्य रूप से मूल संरचना है, लेकिन वहाँ से इसको लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि लखनऊ का हुसैनाबाद ब्लॉक टावर भी इसी शैली का उदाहरण है। इसको कब बनवाया गया था? 1887 में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग को देखने को मिल रही है। किसने करवाया था? रास्केल पायने ने करवाया था। चीज़ें क्लियर हैं? तो यह भी खास बात है। ये कुछ बिल्डिंग्स और हैं जिनको इंडो गोथिक शैली में उस समय बनवा दिया गया था। चलिए इतनी बात आप लोग को क्लियर है तो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक और खास बात, किसकी? वाराणसी के बारे में, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जनपद की हम बात करेंगे, प्रयागराज, लखनऊ और बिल्कुल वाराणसी। चलिए यहाँ की जो मुख्य जो भवन है वो क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था बाकी लोगों के सहयोग से। तो यह इसलिए भी खास है, एक भारतीय के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो क्या कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंडो गोथिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा एनी बेसेंट और बाकी लोगों के सहयोग से इसको बनवा दिया गया था, ठीक। वाराणसी के संस्कृत कॉलेज, ठीक है, ये एक समय संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। बात क्लियर है सारी की सारी? तो ये आप लोग के सामने इसकी तस्वीर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका एंट्रेंस गेट है। चीज़ें क्लियर है? तो एक महत्वपूर्ण स्थान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश के अंदर। बात क्लियर है? चलिए आगे क्या कह दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इन वास्तुकला के संरक्षण के लिए क्या कार्य करे। यानी कि उत्तर प्रदेश का कल्चर तो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे यहाँ भवन हैं, अलग अलग स्मारक हैं जिनको संरक्षण की वास्तव में जरूरत है। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास कर रही है। यह जो प्रयास है आप लोग को ध्यान रखना है कि इसको आप एंशिएंट वाले में भी अप्लाई करेंगे, मिडिवल वाले में भी अप्लाई करेंगे और मॉडर्न जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं उसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या खास बात है? उत्तर प्रदेश प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातत्विक स्थल और
अवशेष संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत कार्य करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिनियम है, ठीक है। उस अधिनियम का यह इतना बड़ा सा और प्यारा सा नाम है जो आप लोग को करना है याद, ठीक। क्या आंखें बड़ी नहीं करनी है, इसको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार रख रखाव इसका करती है, संरक्षण करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास बात है, वह क्या खास बात है आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कौन, योगी आदित्यनाथ, उनकी एक खास पॉलिसी है। हालांकि अधिनियम में तो सब चीज़ संरक्षित है ही है, वह सीधा एक अलग बात भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी स्मारक को या किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाता हुआ पाया गया तो उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, ये बात भी ध्यान रखिए। तो ये भी संरक्षण का एक प्रयास है जो सरकार कर रही है, ठीक है। यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो जरूरी है कि सरकार उसका हर्जाना क्यों भरे, नुकसान किसी और के द्वारा किया गया, हर्जाना कोई और भर रहा है, तो इसलिए जो नुकसान करेगा फिर वही उसके लिए सभी चीजें भी भरेगा। जैसे कि संपत्ति को कब्जा लिया जाएगा सरकार के द्वारा। क्या कह रहे हैं आगे कि इसको इस प्रकार से संरक्षित किया है। आगे क्या कह रहे हैं, राज्य संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक सूची बनाई है सभी भवनों की, जिसको राज्य संरक्षित सूची के नाम से जाना जाता है। तो यह पूरी की पूरी प्रॉपर लिस्ट, तो अलग अलग जिलेवार रूप से इसको विभाजित किया गया है और वहाँ के जो प्रमुख स्मारक हैं उनके नाम इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से भी इसका संरक्षण कर रही है। जिलेवार जिम्मेदारी दे दी गई है लोगों को कि आपको इसका संरक्षण करना है, ठीक है। लोगों मतलब जो अधिकारी लोग हैं वहाँ पर, ठीक, वे ये सभी कार्य करते हैं। आगे कह रहे हैं कि पर्यटन नीति भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है 2022 में। एक महत्वपूर्ण नीति है, हम लोग को पढ़नी होगी आगे की क्लासेस में, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग सर्किटों को प्रोत्साहित किया है। तो सरकार ने, मैं पहले बता चुका हूँ कई वीडियोस में, कि सरकार ने पर्यटन सर्किट बनाए हैं। एक थीम से संबंधित एक ही सर्किट है, उसमें उस थीम के सभी स्थल आ गए। जैसे कि रामायण सर्किट, रामायण के सभी स्थल, महाभारत सर्किट, महाभारत के सभी स्थल, ब्रज सर्किट, ब्रज के सभी स्थल, अवध सर्किट, अवध से संबंधित स्थल। तो यह सभी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी संरक्षण का कार्य और उत्तर प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने का कार्य सरकार कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार कला और संस्कृति से संबंधित स्थलों के लिए क्या कर रही है, हेरिटेज आर्क बना, हेरिटेज वॉक, हेरिटेज टूर, हेरिटेज फेस्टिवल, फ्रीडम वॉक, हेरिटेज अवार्ड्स, नुक्कड़ नाटक इत्यादि इत्यादि कार्य कर रही है। और हेरिटेज बुलेटिन नामक एक इसकी मैगजीन है वो भी जारी कर रही है। क्यों, ताकि उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं लोग उनके बारे में जाने और उनको अधिक से अधिक संरक्षित किया जा सके। इस प्रकार से भी यह कार्य कर रही है सरकार, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, इन सभी को मार्क कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए इनके, ताकि आपको एग्जाम में इनको लिखने में परेशानी ना हो। और इन सभी चीज़ों को यदि आप लोग ब्रेक करेंगे तो लगभग देखेंगे कि आपके 8 से 10 पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है और ठीक है, इतना लिख देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका एग्जाम। आगे क्या कह रहे हैं कि आगरा, लखनऊ और वाराणसी के अंदर क्या बनाया सरकार ने, हेरिटेज आर्क बना दिया। हेरिटेज आर्क क्या है, दरअसल ये एक प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें तीनों ही क्षेत्र शामिल है, एक तरफ आगरा है, लखनऊ है और एक तरफ वाराणसी है। तो इसको डेवलप किया है सरकार ने हेरिटेज आर्क के रूप में और पर्यटक स्थल के रूप में इसको बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकार चाहती है कि इस प्रकार से ये विकसित हो और लोग इसके बारे में जाने समझें, यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को, सभ्यता को समझें और साथ साथ इसको आगे अगली पीढ़ी तक भी हस्तांतरित करें, ठीक है। तो ये जो बात थी, किसकी बात थी अभी हम लोगों ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं संरक्षण के प्रयासों की। तो आज का वीडियो अपने आप में बहुत खास था, नई नई और खास खास चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और आपने नई चीज़ों को जाना समझा होगा, ठीक। तो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताने हैं, ठीक, ताकि ये क्लास ऐसे ही चलती रहे और आप लोग नई नई चीज़ें सीखते रहें। वीडियो बाकी साथियों तक भी शेयर करें ताकि वे भी चीज़ें सीख सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ नया लाएंगे आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड और आपको नई बातों से रूबरू कराया जाएगा, ठीक। तब तक के लिए विदा दीजिए एंड थैंक यू सो मच।